जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स में। और आज हम जानेंगे पादप और जंतु कोशिका में अंतर। आज हम जानेंगे पादप और जंतु कोशिका में अंतर। तो हम अंतर शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले एक मध्य में एक रेखा खींचेंगे जिससे ये दो भाग में बढ़ जाएगा। उसके बाद हम लोग पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल और एक तरफ जंतु कोशिका एनिमल सेल को लिखेंगे। इसके बाद पहला अंतर, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी निर्जीव कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं, पाई जाती है। तो हम लोग पहले लाइन में जाने कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी निर्जीव कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी ले लें। तो जो पेड़ पौधों के कोशिका भित्ति होता है वो सेलुलोज का पाया जाता है। पहला प्रश्न ये बनता है, यदि किसी कंपटीशन वगैरह में या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाए कि पौधों का जो कोशिका भित्ति होता है किस चीज़ से बना होता है, तो इसका आंसर होगा सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेलुलोज का। तो हम लोग जान गए कि कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ मतलब कि पेड़ों से ही कागज़ बनता है। ठीक है, पेड़ों से ही कागज़ बनता है और पेड़ के कागज़ से ही आपका नोट बनता है, रुपया, और हमारा कपड़ा भी कॉटन का बनता है। ठीक है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं या कोई पूछे कि कपड़ा किस चीज़ का बना होता है, तो सेलुलोज का। ठीक है, और जो पेपर है तो किस चीज़ का बना होता है? सेलुलोज का। नोट में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। क्योंकि ये सभी चीज़ जो भी प्रोडक्ट हैं ये सब है पादप से बने हुए हैं और पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। तो इसलिए एक ये जानकारी महत्वपूर्ण है। कोई पूछे कि भाई पेपर में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। और अब हम जानते हैं जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल अनुपस्थित होती है। तो अनुपस्थित का मतलब होता है जो हो ही ना, अब्सेंट। तो इसमें क्या होता है? इसमें जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल नहीं होता है और पादप कोशिका में होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे, कवक को छोड़कर पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। मतलब कवक को छोड़कर पादप मतलब सारे पेड़ पौधों में, लेकिन कवक को छोड़कर क्या पाया जाता है? लवक पाए जाते हैं। तो हम पिछले वीडियो में हम लोग जानते हैं, आप लवक का वीडियो हम बना चुके हैं, पीछे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो लवक इसमें पौधों में पाया जाता है कवक को छोड़कर। लवक 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हरित लवक, फिर अवर्णी लवक और वर्णी लवक। इसका वीडियो हम विस्तृत जानकारी के साथ बना चुके हैं। तो जो पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है? लवक। और जबकि जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। जंतुओं में लवक नहीं पाया जाता है, लेकिन यूग्लिना ऐसा जंतु है जिसमें हरित लवक पाया जाता है। जंतुओं में तो लवक नहीं पाया जाता है, लेकिन एक जीव है जो है जंतु है जो कि यूग्लिना नाम है उसका, उसमें हरित लवक पाया जाता है। और यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जो पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी है। मतलब वो अपने मुख द्वारा भी भोजन कर सकता है और
सूर्य के प्रकाश में यदि वो भोजन मुख द्वारा नहीं करना भी चाहता है तो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन हरित लवक में जो क्लोरोफिल होता है उसके माध्यम से वो अपना भोजन स्वयं बना भी सकता है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये युगलिना होता है ना, ये जंतु होता है लेकिन इसमें कुछ गुण पादप का है, जैसे कि हरित लवक में इसमें उपस्थित है, जबकि बाकी जंतुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। आइए हम तीसरा अंतर पता करते हैं, जानते हैं। पादप कोशिकाओं में के मतलब पादप कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी या अनेकों रितिकाएँ पाई जाती हैं। रितिकाएँ को जब हम कोशिका पढ़ाएंगे आगे हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि एक रितिका होता है। तो पादप कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी या अनेकों रितिकाएँ पाई जाती हैं पादप में। और अब हम लोग जानेंगे जंतु में। जबकि जंतु कोशिकाओं में रितिकाएँ बहुत छोटी या फिर अनुपस्थित होती हैं, मतलब कि इसमें अगर रितिकाएँ हैं तो बहुत छोटी हैं, नहीं तो नहीं हैं, अनुपस्थित हैं, मतलब अब्सेंट है, ये इसमें है ही नहीं। तो मतलब आप लोग जान गए होंगे कि इसमें जो रितिका होती है वो बड़ी होती है और या अनेकों होती है, और इसमें छोटी होती है या नहीं होती है। ठीक है, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आइए अब हम चौथा अंतर जानते हैं। चौथा अंतर जानने से पहले हम आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए अब जानते हैं चौथा। शैवाल तथा कवक के अतिरिक्त सभी पादप कोशिकाओं में तारक काय को अंग्रेजी में सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित मतलब वही अब्सेंट जो नहीं होता है। तो मतलब कि शैवाल तथा कवक को छोड़कर, ठीक है, शैवाल तथा कवक ऐसे पादप हैं जो अन्य पादपों से अभिन्न हैं। तो शैवाल तथा कवक को छोड़कर अतिरिक्त सभी पादप कोशिकाओं में तारक काय मतलब सेंट्रोसोम नहीं होता है। ठीक है, सरल भाषा में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। आइए अब जंतु कोशिका में जानते हैं। जबकि जंतु कोशिकाओं में तारक काय अर्थात सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं, मतलब कि इसमें तारक काय, पादप में तारक काय नहीं होता है और जंतु कोशिकाओं में तारक काय होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, आइए अब पांचवा देखें। पादप कोशिकाएं स्वपोषित होती हैं, मतलब कि जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं, मतलब कि ये आप पिछले वीडियो को देखेंगे लवक में, तो उसमें है एक लवक आपका हरित लवक, उसमें है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो क्लोरोफिल को ही पेड़ पौधों की रसोई कहा जाता है। ये अधिकांश पत्तियों में पाया जाता है। तो पत्तियों को पेड़ पौधों की रसोई कहा जाता है, किचन। तो पादप कोशिकाएं स्वपोषित होती हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि जंतु कोशिकाएं परपोषी होती हैं, मतलब कि जंतु जो कोशिकाएं होती हैं या जो जंतु होता है वो दूसरों पर आश्रित रहता है, वो दूसरों के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, मतलब कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बना रहा है, और इसमें नहीं हो रहा है प्रकाश संश्लेषण इसलिए ये भोजन अपना स्वयं नहीं बनाता है, ये दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होता है।
आइए अब हम छठा देखते हैं। पादप कोशिकाओं में कवकों को छोड़कर, मतलब पादप में जो कवक हैं उनको छोड़कर अन्य पौधों में संचित भोज्य पदार्थ मंड के रूप में होता है। मतलब कि कवक को छोड़कर सारे जो पेड़ पौधे हैं उनका जो भोजन है, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो पेड़ पौधे एक्स्ट्रा भोजन बनाते हैं, एक्स्ट्रा जो उनको मतलब कि वो जो एक्स्ट्रा होता है, जो मतलब कि भोजन उनके प्रयोग करने के बाद जो बचता है उसको वो सब क्या करते हैं, वो सब मंड के रूप में होता है। तो ये पेड़ पौधे मंड के रूप में अपने एक्स्ट्रा भोजन को संचित कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जबकि जंतु कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जबकि जंतु कोशिकाओं में, मतलब जंतुओं में जो भोजन एक्स्ट्रा होता है उसको किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है। तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि जो जंतु होता है उसका भोजन ग्लूकोज में होता है। ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको ग्लूकोज रासायनिक क्रिया के माध्यम से, और जब इनको भोजन नहीं मिलता है, भोजन का अभाव हो जाता है, तो ये ग्लाइकोजन को पुनः तोड़कर उसको ग्लूकोज में बना लेते हैं। तो जंतु कोशिकाएं अपना भोज्य पदार्थ कहाँ जो संचित करते हैं, संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोज के रूप में करते हैं, और पेड़ पौधे अपना संचित भोजन मंड के रूप में रखते हैं। ठीक है, एक बार हम पुनः फिर से अब आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक, और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।